कर्नाटक विधानसभा में आंकड़ों का खेल क्या है और मौजूदा तस्वीर कैसी है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। कर्नाटक विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 224 है। बहुमत के लिए 113 विधायकों की जरूरत है। विधानसभा में बीजेपी के पास कुल विधायकों की संख्या है 119। येदियुरप्पा समर्थक 12 विधायकों का इस्तीफा मंजूर हुआ तो सदन की संख्या 212 रह जाएगी। ऐसे में बीजेपी विधायकों की संख्या भी घटकर 107 रह जाएगी। 212 विधायकों के सदन में बहुमत के लिए 107 विधायकों की ही जरूरत होगी। यानी कर्नाटक की शेट्टार सरकार तलवार की धार पर रहेगी। बीजेपी से अलग होकर कर्नाटक जनता पार्टी बनाने वाले बीएस येदियुरप्पा का दावा है कि 5 विधायक और इस्तीफा देने को तैयार हैं। ऐसे में अगर 5 विधायकों ने भी इस्तीफा दिया तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बचनी मुश्किल हो जाएगी। दक्षिण भारत में बीजेपी की एकमात्र सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार और बीजेपी नेतृत्व ये मानने को तैयार नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिले। शेट्टार ने राजनाथ सिंह को बीजेपी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि कर्नाटक में किसी तरह का कोई संकट नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हमारी कर्नाटक गवर्नमेंट के सामने किसी प्रकार की कोई क्राइसिस नहीं है। हमारी कर्नाटक गवर्नमेंट अपना कार्यकाल पूरा करेगी। There is no crisis in Karnataka and no MLA will resign. Nothing will happen. कर्नाटक में राजनीतिक संकट को लेकर राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने ली है चुटकी। कांग्रेस ने कहा है कि लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी जो ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कहना है उधर सरकार स्थिर है, तो इससे लगता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस देश के बारे में कितना जानकार रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान है दिल्ली में, ये तुरंत या असेंबली में इसका स्ट्रेंथ प्रूव करना है या मिस्टर शेट्टर जो है मुख्यमंत्री, इसको इस्तीफा लेके नया चुनाव के लिए ये जाना ठीक है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार पर संकट है, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला मान रही है। पार्टी का ये भी कहना है कि अगर राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हुआ तो केंद्र सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो स्थिति कर्नाटका की है, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर होता है तो ये गवर्नर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी स्थिति को देखे। जो भी रिपोर्ट वो सरकार को भेजेंगे उस पर सरकार गौर करेगी। जिस तरीके से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की शेट्टार की सरकार अल्पमत में आ गई, 2 मंत्री 11 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। आज तो उन्हें नैतिकता के आधार पर शेट्टार की भाजपा के नेतृत्व की मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने के बजाय अल्पमत में होने के बाद उस सरकार के वो खरीद फरोख्त करके किसी तरीके से अपने सरकार को बचाना चाहती है। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे का हल निकालने के लिए और वक्त मांगा है। इस बीच तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन जारी है। हैदराबाद में तेलंगाना के समर्थन में प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। अलग तेलंगाना राज्य की मांग कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर रही है। इस बीच खबर ये भी है कि सरकार तेलंगाना मसले के समाधान के लिए 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला विकल्प ये है कि तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा विकल्प आंध्र प्रदेश के भीतर ही स्वायत्त तेलंगाना क्षेत्रीय परिषद के गठन का है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दिसंबर 2010 में तेलंगाना मसले के समाधान के लिए 1 महीने की समय सीमा तय की थी। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर से मांग की है कि बीजेपी से इस्तीफा दे रहे विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जाए। कर्नाटक में बीजेपी सरकार को लेकर आज भी पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कर्नाटक बीजेपी के नेताओं ने विधानसभा स्पीकर केजी बोपैया से मिलकर मांग की कि इस्तीफा देने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए। बीजेपी ने इन विधायकों का इस्तीफा नामंजूर करने की मांग भी की है। इसी बीच बीजेपी से इस्तीफा देने वाले 13 में से 1 विधायक वापस लौट आए हैं।
कुछ समय पहले बीजेपी छोड़कर कर्नाटक जनता पार्टी बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा कल इस्तीफा देने वाले विधायकों के साथ स्पीकर से मिल सकते हैं और विधायक अपना इस्तीफा उन्हें सौंप सकते हैं। स्पीकर बोपैया ने कहा है कि इस्तीफा देने वाले विधायकों से बैठक के बाद वो इस बारे में फैसला करेंगे। बीजेपी 8 तारीख तक इस राजनीतिक संकट को टालने की कोशिश में जुटी है ताकि वो 8 तारीख को राज्य का बजट पेश कर सके। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भाई आनंद कुमार की 7 कंपनियां सवालों के घेरे में आ गई हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक मायावती के भाई की इन कंपनियों की आमदनी और लेन देन पर प्रवर्तन निदेशालय की नजर है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक आनंद कुमार की 7 कंपनियों को 757 करोड़ रुपए नकद मिले हैं। ईडी की नजर इस बात पर है कि इन कंपनियों के पास इतना पैसा कहां से आया। आनंद कुमार की 1987 में बनी कंपनी होटल लाइब्रेरी क्लब प्राइवेट लिमिटेड को ही पिछले 5 साल में 346 करोड़ रुपए मिले हैं। ये पैसा कंपनी को निवेश की बिक्री से मिला है, लेकिन न तो ये बात साफ है कि निवेश क्या था और न ही ये पता है कि ये किसे बेचा गया। इन 7 कंपनियों के डायरेक्टर आनंद कुमार हैं। इनमें एक कंपनी दिया रियल्टर्स के एक डायरेक्टर सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा भी हैं। आनंद कुमार की इन कंपनियों को ज्यादातर पैसा या तो बहुत ज्यादा प्रीमियम पर शेयर बेचने से मिला या फिर इन कंपनियों ने थर्ड पार्टी से मिले एडवांस को जब्त किया या फिर ऐसे निवेश को बेचा जिसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आनंद कुमार की कंपनियों ने जो दस्तावेज दिए हैं उनकी जांच से पता चलता है कि 7 में से 6 कंपनियां 2007 के बाद खड़ी की गई है। मायावती पिछली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2007 में ही बनी थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजारों शिक्षा मित्र शिक्षक धरने पर बैठ गए हैं। शिक्षा मित्रों की मांग है कि उन्हें भी स्थायी शिक्षकों की तरह से वेतन और सुविधाएं दी जाएं। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। विधानसभा के बाहर हजारों की संख्या में पहुंचे शिक्षा मित्र अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षकों के प्रदर्शन की वजह से लखनऊ में ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी में करीब 2,60,000 टीचर शिक्षा मित्र के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं, जिन्हें 4 से लेकर 8,000 रुपए तक मिलते हैं। ये लोग लंबे समय से स्थायी शिक्षकों की तरह वेतन और सुविधाएं देने की मांग करते आ रहे हैं। फिलहाल ये मसला इसलिए भी गर्मा गया है क्योंकि राज्य में 78,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। शिक्षा मित्रों की मांग है कि इस नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता मिले। आयकर विभाग के अफसर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के जिस बयान पर भड़के हुए हैं वो गडकरी ने नागपुर में 24 जनवरी को दिया था। आप खुद ही सुन लीजिए कि गडकरी ने कैसे खुलेआम आयकर अफसरों को दी थी धमकी। परसों में मेरे इलेक्शन के पहले ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई था, जो कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर चल रहा है, वो षड्यंत्र उन्होंने किया। अभी भी कोशिश कर रहे रात दिन नागपुर में बैठकर, पुणे में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, और वो अधिकारियों के नाम भी मुझे मालूम हुए कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे फंसा है रोज सब, क्योंकि उसमें से आधे अधिकारी ये मेरे बारे में और हमारी पार्टी के बारे में सहानुभूति रखने वाले हैं, मुझे बताते कि क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने भी याद रखना चाहिए कि कांग्रेस का शासन तो ये नैया डूबी हुई है, ये जब जाएगी, जब हमारी सरकार आएगी तो तुमको बचाने के लिए कोई चिदम्बरम और कोई सोनिया गांधी तुम्हारे लिए नहीं आएगी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर तनाव के बाद दोनों देशों के बीच बंद हुई राह मिलन बस सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है। इस बस सेवा के दोबारा शुरू होने से दोनों मुल्कों के लोगों ने राहत की सांस ली है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के चक्कादाबाग और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट के बीच राह मिलन बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। इस बस सेवा के बंद होने से भारत में 109 पाकिस्तानी नागरिक फंसे हुए थे, जबकि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भारत के 108 लोग फंसे हुए थे। इनमें से आज भारत से 85 और पीओके से 68 यात्री रवाना हो गए। राह मिलन बस सेवा पिछले दिनों नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के 2 जवानों की बर्बर ढंग से हत्या किए जाने के बाद बंद हो गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सड़क के रास्ते कल से व्यापार भी शुरू हो रहा है। नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ने के बाद इसे भी बंद कर दिया गया था।